ये उस मुसलमान की कहानी है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोधी था, जिसने विभाजन की त्रासदी के बीच जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आह्वान किया कि मुसलमानों, तुमने इन्हीं जमुना के किनारों पर तुम्हारे काफिलों ने वुजू किया है, इन्हीं मेहराबों में तो दर्ज हैं तुम्हारे इतिहास के सफ़े। वो मुसलमान, लेकिन क्या उसे मुसलमान तक महदूद कर देना ही हमारे लिए न्यायोचित होगा? क्या ज़रूरी नहीं है कि हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानें? हम जानें कि जिन्ना से उनकी क्या सहमतियाँ थी, हम जानें कि कुरान के ऊपर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है, और यही सब जानने का प्रयास करेंगे आज हम एक किताब के आश्रय। किताब जिसका टाइटल है मौलाना आज़ाद अ लाइफ। इसे छापा है एलिफ पब्लिकेशन ने। किताब है 900 रुपये और लेखक हैं प्रोफेसर इरफान हबीब, जो कई विषयों पर और किताबें भी लिख चुके हैं। मसलन राष्ट्रवाद पर उनकी एक किताब है। भगत सिंह के विचारों को अगर आपको समझना हो तो इनकलाब टाइटल से उनकी किताब है। प्रोफेसर इरफान हबीब आज हमारे साथ हैं। शुक्रिया सर। सबसे बुनियादी और पहले सवाल पर चलते हैं। मौलाना आज़ाद और जिन्ना के बीच में एक विचार पर बहुत बहस मुबाहिसे होते हैं। जिन्ना का विचार है कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए विभाजन किया जाना चाहिए। मौलाना आज़ाद की वो तकरीर हमें याद आती है जो उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कही थी कि यहाँ पर तुम्हारे काफिलों ने वज़ू किया है जमुना के तटों पर, तुम इन मीनारों को कैसे भूल सकते हो, तुम इतिहास के अपने सफ़ों को कैसे याद नहीं रख पाते हो। तो जिन्ना और मौलाना आज़ाद के बीच में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में या थोड़ा पहले से क्या बहस चल रही थी, क्या इंटरप्रिटेशन थे, क्या कुछ था? सर, मैं आप इस सवाल पर बहुत सवेरे आ गए, जल्दी आ गए, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हुआ। और मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी में जिन्ना का आना तो बहुत लेट होता है, क्योंकि मौलाना आज़ाद की अपनी लड़ाई एक यूनाइटेड इंडिया के लिए, एक मुत्तहदा हिंदुस्तान के लिए, एक भारत के लिए 1920 से शुरू हुई फॉर्मली। और उससे पहले भी उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट लड़ाई लड़ी। कांग्रेस में आने से पहले वो अल-हिलाल उन्होंने 1912 में निकाला। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड ज़रूरी है। और वो 2-3 साल चला। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को इतना डर महसूस हुआ कि उस अखबार को उन्होंने बंद कर दिया, उसकी सिक्योरिटी जब्त की। उसके बाद मौलाना ने एक और अखबार निकाला, वो भी बंद हुआ, अल-बलाग। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 साल के लिए मौलाना को 1916 में रांची के पास एक गांव में 3 साल के लिए एग्जाइल में भेज दिया। अच्छा, निर्वासन के लिए। अब उसी पीरियड की जो फाइल्स हैं आप अगर देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्ना का रोल बहुत बाद में आता है। मौलाना को ब्रिटिश सरकार ने, और उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, गांधी से मुलाकात नहीं हुई है, और 3 साल उनके जेल में उसमें गुजर गए निर्वासन में। उसके बाद भी, क्योंकि वो एक बहुत ही सेडिशियस, जो आज वर्ड इस्तेमाल होता है, सेडिशियस पत्रकार थे, जो ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखते थे, एंटी इंपीरियलिस्ट थे, यानी उपनिवेशवादी ताकत के विरोधी थे। उपनिवेशवाद सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद जहाँ जहाँ भी है सब जगह ख़त्म होना चाहिए। मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि सारा मुस्लिम वर्ल्ड उपनिवेशवाद का शिकार था, तो वो एक ब्रॉड तरीके से एक हिंदुस्तान से हट के बाहर निकल के उपनिवेशवाद की लड़ाई को वो लड़ते थे और वही लिखते भी थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी फाइलों में लिखा कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे ख़तरनाक लोगों में एक है, और जब तक वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं है, सिर्फ पत्रकार के तौर पर भी बहुत खतरनाक थे ब्रिटिश सरकार के लिए। उसके बाद वो 1920 में निर्वासन से बाहर आते हैं 3 साल के बाद, और गांधी से पहली मुलाकात जनवरी में, 18 जनवरी 1920 को मौलाना की होती है, और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होने वाला था, वो उसमें शामिल होते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भाषण भी देते हैं, उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। और वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म, वही खिलाफत के प्लेटफॉर्म से। कांग्रेस का जब तक असहयोग आंदोलन नहीं आया है, लॉन्च नहीं हुआ है तब तक, ये खिलाफत के प्लेटफॉर्म से
ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की बात करते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन ख़त्म हो जाता है, तुर्की में खिलाफत ही ख़त्म हो जाती है और मौलाना अपने आप को उससे बिल्कुल अलग कर लेते हैं। वो कहते हैं साहब अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही उनकी पूरी संघर्ष चलता है। 1923 में 35 साल की उम्र में वो सबसे नौजवान कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। दिल्ली में एक स्पेशल सेशन होता है और वो सेशन बहुत महत्वपूर्ण था कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विभाजन के कगार पर थी। काउंसिल एंट्री के इशू को लेकर प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स के बीच में झगड़ा था। उसको लेकर लोगों ने फैसला किया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसा ही एक व्यक्ति जो सबको माननीय है वही अध्यक्ष बने तो फिर पार्टी को जोड़ के रख सकता है, जो उन्होंने किया भी। और सब लोगों को इकट्ठा किया, पार्टी इकट्ठी हुई, डिफरेंसेस खत्म हुए। 30 के दशक में कांग्रेस के अध्यक्ष 1923 में 1923 20 के दशक में। हाँ। और उसके बाद जो भी कुछ आंदोलन कांग्रेस के चलते रहे उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। फिर मैं आपके जो सवाल है जिन्ना का सवाल पे आता हूँ, उसमें फिर मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल है वो एक्चुअली मुस्लिम लीग खुद बड़ी मायूस थी। जिन्ना खुद मायूस थे 1920 के दशक में और वो हिंदुस्तान छोड़ के भी चले गए थे लंदन। वहाँ से मुस्लिम लीग उनको वापस लेके आई, ये जानते हुए कि उनके बगैर मुस्लिम लीग में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो सकें। तो वो लौट के आते हैं और तब आने के बाद जो सियासत शुरू होती है वो फिर बिल्कुल एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सांप्रदायिकता अपनी चरम पर पहुंच जाती है। अच्छा, मौलाना आज़ाद जैसे लोग सिर्फ जिन्ना से नहीं लड़ रहे थे, उस पूरी सोच वो पूरी सांप्रदायिक सोच से लड़ रहे थे। उसमें हिंदू सांप्रदायिक भी थे और मुस्लिम सांप्रदायिक भी थे, क्योंकि वो 1920 का जो दशक है उसमें हिंदू सांप्रदायिकता भी अपने उभार पर थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उस समय देखने को मिलती हैं और जिसकी मुखालफत मौलाना ने मैंने अपनी इस किताब में भी दिया है, खुल के किया और कहा कि भाई ये सांप्रदायिकता, चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, ये दोनों सांप्रदायिकताएं हमारे राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर रही हैं और हमारा राष्ट्रवाद एक मुत्तहदा राष्ट्रवाद है, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म है। ये अबुल कलाम आज़ाद की राष्ट्रवाद की समझ, राष्ट्रवाद की, हाँ, वो इंडिविजिबल नेशनलिज्म है जिसको बांटा नहीं जा सकता। अच्छा, एक ऐसा राष्ट्र जिसके बंटवारे नहीं किए जा सकते। ऐसा राष्ट्रवाद जिसको आप धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते, और अगर आप बांटेंगे तो आप ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार यही चाहती है, वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट इसीलिए करती है कि आपका राष्ट्रवाद कमज़ोर हो। उनके ख़िलाफ़ जो लड़ाई है साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, उस लड़ाई को कमज़ोर किया जाए। तो अगर आप इन सांप्रदायिकताओं के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, आप हमारी राष्ट्रवाद की जो लड़ाई है, राष्ट्रीयता की जो लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है, उसको कमज़ोर करते हैं। तो ये मौलाना ने पूरी जीवन भर इसी सिद्धांत पर रहे। और मैं कहा यही बात कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग जिन्होंने धर्म के आधार पर मुल्क बनाने की बात की और ये कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, दो नेशन हैं, वो वही था जो हिंदू सांप्रदायिकतावादी कह रहे थे। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। वही सावरकर ने भी यही लिखा है। मतलब ये दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है। और मौलाना आज़ाद तो बिल्कुल तीसरे हैं जो इन दोनों से डिसएग्री करते हैं और एक कंपोजिट की बात करते हैं। और जिन्ना की जो लड़ाई है वो तो ये मौलाना आज़ाद को, मतलब अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें जी, आपको पता चलेगा कि वो आदमी बहुत होशियारी से अपनी लड़ाई लड़ रहा था और वो जानता था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, इस्लाम से भी जुड़े हैं। मौलाना उनके नाम के आगे लगा है। जिन्ना का तो कोई इस्लाम से भी ताल्लुक़ नहीं था। और क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में है, तो जिन्ना ने कोशिश किया कि किसी न हर मौके पर मौलाना आज़ाद को नीचे दिखाया जाए। अच्छा, मैं इसी पर आ रहा था। आपकी किताब से और आपकी बातचीत से ही पता चलता है कि जिन्ना
और अबुल कलाम आज़ाद साहब कभी आपस में मिले नहीं थे, कोई वैसी मीटिंग्स में आपस में बातचीत हो गई हो, पर वैसे कभी इन पर्सन नहीं मिले। तो इस दौर में अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना की बातचीत कैसे होती थी, क्या किस तरह की कटुता थी, या किस तरह वो एक दूसरे का जवाब देते थे, उस बहस पे थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शक। उस पीरियड में बहुत सारे मौके ऐसे आते थे कि जिसमें ये ऐसा कहा जाता था कि जिससे मौलाना को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया 1923 में बने, फिर दोबारा 1940 में बने। दोनों मौके बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारी उस वक्त अगर की उस पूरी राजनीति में। जर्नी को देखें जब हम आज़ाद हो रहे हैं। आज़ाद हो रहे हैं उस पीरियड में। 1923 में कांग्रेस के विभाजन के कगार पर थी, तो उन्होंने इकट्ठा किया। 1940 में हम आज़ादी के बहुत नज़दीक पहुंच गए। 2 आंदोलन हो चुके हैं, असहयोग आंदोलन हो चुका है 1920 का, क्विट इंडिया मूवमेंट बस आने ही वाला है, सिविल डिसोबीडियंस हम कर चुके हैं 1930 में। तो ये सब पीरियड से हम गुजर चुके थे। और उस पीरियड में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हमले जो हैं और तेज़ किए। अच्छा। और जिन्ना ने किस तरह के हमले ऐसे थे जैसे वो कहते थे कि भाई ये मौलाना आज़ाद के बारे में कहा गया कि वो आप उनसे बातचीत कीजिए, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो। अच्छा। हाँ। तो एक मीटिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से मसले हल हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो जिन्ना ने उसका जवाब दिया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता हूं जो मुसलमानों के जो विश्वास है उसको खो चुका है। अच्छा, ये जिन्ना का आरोप है अबुल कलाम आज़ाद साहब पर। और जो आदमी हिंदुओं का एजेंट है, जो कांग्रेस का शो बॉय है। अच्छा, शो बॉय मतलब दिखावटी के तौर पर, चेहरे का मुखौटा है। तो इसलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मौलाना आज़ाद ने कभी भी इस तरह के हमलों का, जो एक बार नहीं हुए बहुत बार हुए उस पीरियड में, किसी बात का भी कोई जवाब उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया। बल्कि जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा सकता, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, ये उनका तरीक़ा है, वो हुआ करे, मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप जिन्ना की पॉलिटिक्स को देखें, जिन्ना ये साबित करना चाहते हैं मौलाना पर हमला करके, जैसे कि मौलाना आज़ाद अकेले आदमी हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा। बाकी सारे मुसलमान हमारे साथ हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। आप उस पीरियड को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, ख़ास तौर से जो पसमानदा मुसलमान हैं जी। क्योंकि मुस्लिम लीग तो पार्टी है ज़मींदारों की, पढ़े लिखों की, प्रोफेशनल्स की। उसमें जो गरीब मुसलमान हैं वो तो उसका हिस्सा नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा परसेंटेज वो साथ थी। बाकी सारे लोग पैसे वाले थे। उसमें बनाई आगा खाने थी 1906 में, और बंगाल के ज़मींदार और जगह जगह ज़मींदार से उन्होंने मिलकर मुस्लिम लीग बनाया, और वही उनका एक डेमोग्राफिक बेस भी रहा। आम जनता से उनका कोई जुड़ाव रहा भी नहीं। मौलाना आज़ाद के साथ दारुल उलूम, जो आज देवबंद का मदरसे को हम बहुत सी बात कहते हैं और बहुत ही हल्की बातें भी करते हैं, वो लोग अजीब तरह के फतवे और ये वो इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन उस वक्त वहाँ के लीडर्स में, टीचर्स में, वहाँ के जो आलिम थे, उनका कद बहुत ऊंचा था। जैसे हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग, मौलाना महमूद उल हसन जैसे लोग, ये लोग राष्ट्रवादी थे जो ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग। ये देवबंद से जुड़े हुए थे। देवबंद से जुड़े हुए थे। और हुसैन अहमद मदनी ने कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, मुत्तहदा कौमियत पर एक किताब भी लिखी, जो अल्लामा इकबाल जिन्होंने जिन्ना को ये सीख दी कि मुल्क के बंटवारे होने चाहिए। हाँ, सीख क्या, मतलब वो जिन्ना विचार को जन्म दिया। अल्लामा इकबाल एक बहुत ही में बड़ी एम्बिग्यूटी है। वो आदमी 1938 में डेथ हो जाती है, और आज़ादी से करीब 9 साल पहले, पार्टीशन से 9 साल पहले, वो आदमी 1938 में मुत्तहदा कौमियत पर डिबेट कर रहा है हुसैन अहमद मदनी के साथ, और वो कहता है कि साहब, इस्लामिक जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, वो टेरिटोरियल नहीं है। अच्छा, भौगोलिक बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक ऐसा मज़हब है जो फैला हुआ है सारी दुनिया में, जिसको एक जोग्राफिकल लिमिट्स में, भौगोलिक बंदिशों में बांध नहीं सकते।
और फिर वही उसी के बाद वो पाकिस्तान की और मांग वो सारी चीज़ों तो ये भौगोलिक आधार कंट्रडिक्शन, पर ये तो कह रहा हूँ, ये कंट्रडिक्शन है। जी। अगर ऐसी बात है तो फिर दुनिया में 50 से ज़्यादा 60 के करीब मुसलमान इस्लामिक मुल्क क्यों हैं? अगर भौगोलिक नहीं है अगर भौगोलिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रवाद अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म और राष्ट्रवाद एक साथ नहीं हो सकते। नहीं सकते। हाँ, दोनों अलग चीज़ें हैं। जी, मैं उस सब पर जाऊंगा। मौलाना आज़ाद का मक्का का जन्म, उनके पिता का 1857 से पहले वापस लौटना, फिर इंडिया आना, बाकी सारी चीज़ों पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर जो कभी मदरसे या कभी ऐसे संस्थानों में नहीं गए। मैं एक विषय पर और आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हमने राष्ट्रवाद पर डिस्कस किया, हमने जिन्ना से उनकी सहमतियाँ डिस्कस करी। जब विभाजन हो रहा है और जब विभाजन मतलब ये तय हो गया है माउंटबेटन प्लान से जून 47 में कि अब भारत का विभाजन होगा, उस वक्त मौलाना आज़ाद क्या कर रहे थे, उनकी किससे बहस मुबाहिसे चल रहे थे, गांधी और नेहरू से उनकी क्या बातचीत उस दौर में हो रही थी? अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल पार्टीशन के छोर पर अगर जाके हम समझना चाहें। देखिए वो पीरियड, उसमें ये जो पूरा पार्टीशन का जो मसला है, इसमें बहुत सारे लोग जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करते हैं। चाहे वो पटेल जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार, गांधी जिम्मेदार, किसी एक पर मढ़ दिया जाता है। ये किसी एक पर आप मढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी थी। और ये सिर्फ 1947 में तो विभाजन हुआ। मैं इसको कहता हूँ, इसका विभाजन की नींव रखी गई 1906 में, 1906 में, जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ। जी। बंगाल के विभाजन से ब्रिटिश सरकार ने ये टेस्ट किया कि अगर इन दो कौमों को, दो धर्मों को, लोगों को अगर आप डिवाइड कर दें धर्म के नाम पर, तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और वही उन्होंने करके देखा। और जब 1905 में डिवाइड किया तो उसके बाद एक पूरा आंदोलन चला बंगाल में, उसको फिर विभाजन को ख़त्म करना पड़ा। जी। लेकिन 1905 के फ़ौरन बाद अगले साल ही 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई बंगाल में ही, और पूरी ब्रिटिश सपोर्ट के साथ। और मैं इस किताब में भी मैंने दिखाने की कोशिश किया, और जगह भी मैं कहता रहता हूँ कि पूरी जो पार्टीशन प्रोजेक्ट है वो एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट है, वो मुस्लिम लीग का प्रोजेक्ट नहीं है अकेले। वो पूरा ब्रिटिश पैटर्नेज में चला, उनकी सपोर्ट के साथ चला डे वन से। अच्छा। और आखिर वक्त तक। तो उसमें जो भी कुछ हुआ 1920 के दशक में, 30 के दशक में, 1940 तक आके, उसमें इतने सारे मुद्दे शामिल हो गए थे कि विभाजन के अलावा आपके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था, क्योंकि इतना बिगाड़ चुके थे अंग्रेज़ उस वक्त। मुस्लिम लीग को भी, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग थे ऐसे जो चाहते थे, हिंदू संप्रदायवादी भी लोग थे जो ये चाहते थे। और एक तरफ का कट्टरपन दूसरे तरफ के कट्टरपन के लिए खारपन ही तो होता ही है। दोनों कट्टरपंथी जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिलके चाहते थे कि विभाजन हो। और हमारे जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं वो तो उस वक्त भी कहते थे कि भाई अगर इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बन गया है पाकिस्तान, तो हमारा देश को तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये डिमांड 1947 में उठी, जिसको नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सबने मिलकर उसको नकारा। कहा कि भाई अगर आप वही काम कर रहे हो जो मुस्लिम लीग कर रही है, तो हमारी लड़ाई का मतलब क्या रहा? अगर हम वही काम करते हैं तो फिर हम क्यों लड़ रहे थे उनसे? फिर तो बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए था हमें, धर्म के नाम पर ही बांटना था। तो हम धर्म के नाम पर देश को बांटना नहीं चाहते थे, और धर्म के नाम पर हम देश बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धर्म और राष्ट्रवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा मुल्क जो है वो, उसमें विभिन्नताएं हैं, धर्म की, भाषा की, संस्कृति की, उन सबको मिलाकर हम अपना देश बनाना चाहते हैं। जी, मैं भी एक अलग सवाल के साथ इसमें पहुंचता हूँ अब, अलग बातों के आसरे। मौलाना आज़ाद हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और उन वक्त 3 पोर्टफोलियो उस वक्त उनके पास थे। मौलाना आज़ाद का एजुकेशन का मॉडल क्या है? क्योंकि हम सुनते हैं कि नेहरू ने IIT बनवाई, नेहरू ने बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनवाए। एजुकेशन का जो मॉडल अगर हम 2023 में समझना चाहें कि हम क्या उसे सीख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का तो काम ही यही है कि वो आपको आपके वर्तमान को थोड़ा सुविधा प्रोवाइड करे, उसको थोड़ा और आसान बनाए, तो मौलाना आज़ाद का एजुकेशन का मॉडल क्या है? देखिए, हमको जब हम इस विषय पर बात करते हैं, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, 200 साल का उपनिवेशवाद था, जिसमें लोगों के हित की बात कोई नहीं होती थी।
अगर किसी पॉलिसी से, या रेलवे है, अगर वो रेलवे आता है, रेलवे आया है, उनका जो उपनिवेशवाद है, एक्सप्लॉयटेशन है उसको, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसको, या गवर्नेंस है उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ना, उससे कुछ फ़ायदे भी लोगों को हुए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है। लेकिन वो हिंदुस्तानियों के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं हो रहा था, वो हो रहा था उपनिवेशवाद को आप किस तरह पेनिट्रेट करते हैं, कैसे मजबूत करते हैं, आर्थिक शोषण कैसे बड़ा सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक आप उसको कर पाते हैं। तो एजुकेशन में भी हुआ, वही शिक्षा थी सिर्फ जो जिस शिक्षा से उनको अपने साम्राज्य को मजबूती से चलाने में सुविधा हो। अच्छा। तो साइंस की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, किसी तरह की और फिलॉसफी की एजुकेशन, संस्कृति की बात, कल्चर की बात, वो सब नहीं होती थी। कोई इदारे नहीं थे, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, कोई बनाए नहीं गए। यूनिवर्सिटीज़ गिनी चुनी बनी जिनसे आपको सरकारी क्लर्क, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक जो नेटवर्क है, व्यवस्था को बनाते वो व्यवस्था को बनाए रखे, मदद करे, तो वो उस तरह की एजुकेशन थी। तो उस स्थिति में जब मौलाना एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं तो पहला उनका फ़र्ज़ ये था, जिम्मेदारी थी जो उन्होंने अपने हर भाषण में शुरू से कही कि हमारा देश हमारे देश के बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसको वर्षों से इन सुविधाओं से, शिक्षा, संस्कृति, कल्चर, इससे दूर रखा गया। कुछ तो हमारे यहाँ भेदभाव था जो अंग्रेज़ों से पहले से चला आ रहा है कि एक सेक्शन को आप पढ़ने नहीं देते थे। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने उस भेदभाव को और बढ़ाया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थानिक उसको रूप दिया, संस्थागत रूप में उसका स्वरूप बदला। तो उसके होने के बाद जब आज़ादी मिलती है तो हमें सबसे पहले काम ये करना है कि हम जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो हाशिए पर हैं वर्षों से, सदियों से, उन लोगों को शिक्षा में, अपने सिस्टम में जोड़ने का काम करें। तो ये इससे शुरुआत की। फिर झगड़ा ये था कि भाई पैसा नहीं है, क्योंकि विभाजन की हम कीमत चुका कर आए हैं। था, इकोनॉमी की हालत बुरी थी, बजट बहुत कम था। मौलाना की शिकायत वही थी जो आज भी है। आज भी हमारे एजुकेशन का बजट सबसे कम है। आज भी लोग डिमांड करते हैं 4-5%, 6% टोटल बजट का होता है एजुकेशन पे आज भी। उस वक्त भी 2-3% था जी। और तो उसको बढ़ाने की कोशिश की। उस लिमिटेड पैसे में जो कुछ हुआ उन्होंने कोशिश किया। दूसरी चीज़, 1948 में सरकार बनने के अगले साल ही राधाकृष्ण कमीशन बनाया और उसको कहा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दें। उसने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में ज़्यादातर बात की गई हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा संस्थानों की, साइंटिफिक एजुकेशन की, विज्ञान का, इंडस्ट्री का, विज्ञान का प्रसार कैसे हो, कैसे बढ़ाया जाए। उसमें नेहरू का रोल आता है क्योंकि नेहरू जो हैं वो जाहिर है कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये समझते थे कि हम बहुत पीछे छूट गए। 200 साल के उपनिवेशवाद ने हमें दुनिया के मुल्कों से बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो वी हैव टू कैच अप। हमें जल्दी से जल्दी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। उस कैचअप के लिए हमें विज्ञान का प्रसार करना है, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। तो पहला IIT बनता है खड़गपुर में। तो वो जाहिर है कि उसमें नेहरू का भी रोल है, मौलाना आज़ाद मिनिस्टर थे तो जाहिर है कि वो तो था ही। CSIR का पूरे लेबॉरेटरीज का नेटवर्क बनता है, NPL हो, NCL हो, पूरी प्रयोगशालाओं का पूरा जंजाल बनाया गया, बहुत बड़ा जाल बनाया गया। CSIR शुरू हुआ था आज़ादी से भी पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर प्रोजेक्ट की तरह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको फिर बाद में एक राष्ट्रवादी स्वरूप दिया गया आज़ादी के बाद। और उसकी जितनी लैब्स बनी वो हमारे देश की विज्ञान में कैसे तरक्की हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, तो इस सब को करने की कोशिश की गई। इसी तरह एक और सवाल मौलाना के सामने था उस वक्त शिक्षा के से संबंधित कि पाकिस्तान से डिस्प्लेस होकर जो लोग यहाँ आए
मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने इसमें ये किताब में भी इसको रेस किया है। आप तफसील से बताएं साहब। हाँ जी। उसमें उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनके पास पैसा नहीं था, जो सब कुछ वहाँ से लूट पीट के आए यहाँ पर। जब यहाँ आए तो उनके पास पेपर्स भी नहीं थे, कागजात भी नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स लोगों के जल गए, सब कुछ। जब यहाँ एजुकेशन के लिए जाते थे तो उन लोगों को बहुत सी असुविधा होती थी। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और मीरचंद खन्ना, जो मीरचंद मार्केट है यहाँ पर, मीरचंद खन्ना उस समय मिनिस्टर थे इन्हीं रिहेबिलिटेशन के इश्यूज़ को लेकर। तो मौलाना ने बाकायदा उसकी एक कमेटी बनाई, उस पर एक बड़े डिस्कशंस हुए और उन लोगों को सुविधाएं देने के लिए, सिर्फ उन बच्चों को, उन परिवारों को जो विभाजन की त्रासदी में आए से आए हैं, तो उनको, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि लाखों लोग थे। तो ऐसा नहीं था कि आगे भारत कैसे जाएगा इसकी योजना बनाई जा रही हो, बशर्ते साथ ये भी था कि उन लोगों की भी बात की जाए जो विभाजन की त्रासदी से या बाकी इसलिए मैं कहता हूँ कि जो 50 का दशक है, वो 50 का दशक हमारे यहाँ हमारा फाउंडेशनल डेकेड है। नींव रखी जा रही थी क्योंकि उसमें नींव रखी गई वैज्ञानिक संस्थानों की, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, सांस्कृतिक जो संस्थान है उनकी, और स्कूल्स और कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेजेस की भी। तो ये एक उस वक्त की जो ज़रूरत थी, जो गैप्स थे, उनको भरना था। अच्छा। तो ये चैलेंजेस थे उस समय की सरकार के सामने। अब मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नींव की तरफ जाना चाहता हूँ। मक्का में पैदा हुए, कभी कोई पाठशाला या मदरसा या इस तरह के संस्थानिक स्कूल में नहीं गए, तो उनका बचपन कैसा रहा, कैसे पढ़ाई लिखाई करी, क्या था, वो थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, वो मौलाना का जो परिवार है वो 1857 से कुछ बरस पहले यहाँ से माइग्रेट किया। और वो माइग्रेट करके उनके फादर मौलाना खैरुद्दीन, जिनकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तक, एक नौजवान थे, वो अपने परिवार के साथ यहाँ से गए और जाके उन्होंने अरब सऊदी अरेबिया नहीं था उस वक्त, अरब कहना चाहिए, हिजाज में जाके सेटल हुए। वहीं उनकी शादी हुई। उनके अपने जो उस्ताद थे, जो उस समय के उस इस्लामिक स्कॉलर थे, बड़े नामचीन कहना चाहिए, उनकी, वो कुछ लोग लिखते हैं कि उनकी बेटी थी, कुछ लोग कहते हैं उनकी भतीजी थी। अच्छा। जो भी है, तो उनके परिवार से थी वो, जिनकी मौलाना, इनके खैरुद्दीन की बीवी, मौलाना की माँ। तो शादी के बाद वहाँ रहे और उसके बाद मौलाना खैरुद्दीन खुद एक बड़े स्कॉलर थे जी, और सूफ़ी स्कॉलर थे, कादरिया सूफ़ी ऑर्डर के मानने वाले थे, जो एक प्यूरिटन सूफ़ी ऑर्डर है ना, बहुत ही प्यूरिटन। वो चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर जैसा नहीं है। अच्छा। जिसमें म्यूज़िक भी अलाउड है, जिसमें डांस भी अलाउड है, जैसा समा का भी एक वो है। तो ये कादरिया थोड़े से प्यूरिटन है, इसमें अच्छा, शुद्धवादी है, उस मामले में कम तो, रहम देते हैं जी। तो उसके वो मानने वाले थे। इस बीच में वो हिंदुस्तान भी आते रहते थे क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा था। यहाँ से लोग जाते थे, हज के लिए जाते थे अरब, तो वो उनसे मिलते थे लोग। पैसे वाले जाया करते थे उन दिनों में, गरीब आदमी तो जाते नहीं था। तो काफ़ी पैसे वालों से उनकी मुलाकात वहाँ हुई और उनके मुरीद हो गए बहुत सारे लोग, है ना, और उनको अपना पीर मानने लगे। और उसी बीच में मौलाना के वालिद के पैर में चोट लगी, गिरे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप कलकत्ता आ जाइए, वहाँ आपका इलाज कराएंगे। मौलाना जी के पिता से कहा। हाँ, तो वो कलकत्ता आए, वहाँ उनका फिर फ्रैक्चर हुआ। बाकी वो ठीक ठाक हो गया। उसके बाद उनकी जितनी ज़िंदगी थी वो लंगड़ा के चला करते थे उसकी वजह से। अच्छा, कि पैर की चोट की वजह से। फिर वो फाइनली 1895 के करीब, 95-96 अलग डेट मिलती है, उसमें उनको कलकत्ता के कुछ अमीर लोगों ने, बिजनेस फैमिलीज़ ने कन्विंस किया कि आप हिंदुस्तान वापस आ जाएं और कलकत्ता में हम आपको पूरी सुविधा देंगे, आप हमारे पीर हैं और वहाँ के आप रहिए, और आपके बहुत सारे मुरीद कलकत्ता में। कलकत्ता से उनका कोई ताल्लुक़ था नहीं, लेकिन वो कलकत्ता आ गए, वहाँ आके रहे और वहीं उम्र 6 साल 7 साल थी उस वक्त। 1888 में पैदा हुए तो
6-7 साल 6-7 साल, कहना जी। चाहिए होगी, बचपना ही था। बचपना था। लेकिन मौलाना का बचपना आम बचपनों से अलग है, कैसे, थोड़ा बताइए। क्योंकि शरारत वरारत करते थे? नहीं, क्योंकि सरोजिनी नायडू का ये एक कहना है कि कहना है जी जी जी। कि मौलाना जब पैदा हुए थे तो उनकी उम्र 50 साल थी। अच्छा, तो अकाल परिपक्व हो गए थे मौलाना? मौलाना ने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में 12-13 साल की उम्र में अपनी सारी एजुकेशन, जो भी कुछ उनको पढ़ना था, वो सब ख़त्म कर दिया था। अच्छा, बिना घर पर ही, स्कूल या बिना मदरसे स्कूल या के। पाठशाला वो गए, उनके घर पे बैठकर उनके उन्होंने जो सारी पढ़ाई कर दी। उनके जो पिताजी थे, वो उनके वालिद, जी। उनका ये मानना था कि इस यहाँ हिंदुस्तान में कोई मदरसा ऐसा नहीं है जो कोई ढंग की शिक्षा दे सके। अच्छा। दूसरी चीज़, उनको वहाबी इस्लाम से बहुत नफरत थी। ये थोड़ा इसको हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें, वहाबी इस्लाम क्या है? वहाबी इस्लाम जो है वो अब्दुल वहाब 18वीं सदी में एक रिफॉर्मर कहा जाता है। रिफॉर्मर था, यानी सुधारक। सुधारक था, लेकिन वो सुधारक कैसा था वो तो हम कोट एंड क्या कोट में कहें। रख छोड़ते हैं। हाँ, तो वो उस आदमी ने, जो उस वक्त का जो इस्लाम था, जी जो ऑटोमन एम्पायर टर्की का, जी। वो उसका हिस्सा था ये पूरा अरब वर्ल्ड। और उसमें जो ऑटोमन इस्लाम है उसके अंदर वो दरवेशी इस्लाम है जी। जिसमें सूफीज़म का बड़ा रोल है, आज भी है। आज अर्दोगान के ज़माने में आके थोड़ा उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त बड़ा रोल था। ठीक साहब। तो अब्दुल वहाब ने ये मुहिम छेड़ी कि साहब ये जो इस्लाम है ये तो असली इस्लाम नहीं है, इसने तो बर्बाद कर दिया इस्लाम को, शक्ल बिगाड़ दी है। अच्छा, वो जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं, जो सूफी की, सबका प्रैक्टिसेस विरोध हैं, करते हुए। उनका विरोध करता था। और तो उसने अपनी जब पूरी मुहिम शुरू किया तो उसका साथ किसी ने नहीं दिया। जी वो घूमता रहा, और कहा जाता कि हिंदुस्तान भी आया था वो, जी। लेकिन वो फिर लौट के गया। और लौट के जाने के बाद उसके अपने परिवार के लोग, उसके अपने भाई, उसके अपने फादर, उन्होंने सबने कहा कि भाई इस आदमी को ना सुनो, ये आदमी बहुत बेकार है। और उसके भाई ने उसके खिलाफ एक किताब भी लिखी। अच्छा, भाई अब्दुल वहाब के खिलाफ। हाँ, लेकिन ये उसी बीच में अब्दुल वहाब की मुलाकात होती है इब्ने सऊद से। और ये साहब कौन थे? इब्ने सऊद थे, एक नज्द रीजन है अच्छा। अरब में, वहीं का एक ट्रेडर था जो बहुत सारे जो कारवां उस वक्त चला करते थे, उन कारवां को लूटते भी थे और उन्हीं से अपना रोटी रोजी चलती थी। इन्होंने दोनों ने मिलके एक पैक्ट किया कि मेरा पैसा, इब्ने सऊद का पैसा, और इनका इस्लाम, अब्दुल वहाब का। और इन्होंने मिलके एक लड़ाई उस ऑटोमन जो इस्लाम है, एम्पायर है, उसके ख़िलाफ़ लड़ी। कई बार लड़ी, कई बार हारे, कई बार ये चलता रहा सिलसिला। और उसके बाद फाइनली 1932 में आके उन्होंने हिजाज़, जो ये मक्का मदीना है, इस पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, और यही मक्का मदीना पर कब्जा कर लिया। और इब्ने सऊद ने ये जो सऊदी अरेबिया आज है, उसका नाम सऊदी अरेबिया इब्ने सऊद के नाम पर है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मक्का मदीना पर कब्जा कर लिया था। दुनिया में अकेला मुल्क है जिसमें किसी व्यक्ति के नाम पर कोई मुल्क का नाम रखा गया हो, कहीं नहीं है। अच्छा। इब्ने सऊद के नाम पर वो हुआ तो सऊदी अरेबिया हो गया। और मकसद उन दोनों का ये था कि अगर आप हिजाज़ पर कब्जा कर लेते हैं तो आप पूरे इस्लाम पर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि इस्लाम हिजाज़ से, मक्का से, काबा से इस्लाम जुड़ा है, पूरी दुनिया का इस्लाम। और आप उसके मुतवल्ली बन जाते हैं, मुतवल्ली मतलब इंचार्ज, तो फिर आपका वजूद, आपकी पोजीशन ज़ाहिर है पूरी दुनिया के इस्लाम में मजबूत हो जाती है। अच्छा। तो मौलाना के जो वालिद थे वो उस इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, तो मैं मौलाना की थोड़ी शरारतों पर जानना चाह रहा था कि वो एक आम बच्चों की तरह थे, पढ़ते रहते थे हर वक्त, क्या पढ़ने वाले बच्चों में थे वो। अच्छा। बिल्कुल, हमारा बहुत ही, इसलिए वो सरोजिनी नायडू का स्टेटमेंट है कि वो जो पैदा हुए तो 50 साल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्योंकि मौलाना के ये होता था कि उनको इतनी पाबंदियां थी उनके घर में बचपन में कि वो घर से बाहर बहुत कम जा पाते थे। उनके जो वालिद थे वो बड़े सख्त थे इस मामले में।
जुमे के दिन जब वो नमाज़ पढ़ने जाते थे, पढ़ाने जाते थे मौलाना के वालिद, तो उनके साथ वो जाने की इजाज़त थी, साथ जाते थे। और कुछ वक्त उनके जो पर्सनल वो थे असिस्टेंट, जो भी कुछ काम करते थे, वलीउल्लाह साहब, वो साथ में जाते थे। ये मौलाना साहब के मौलाना पिताजी के, हाँ, के पिताजी के। और मौलाना ने लिखा है कि वो मैं जब जाता था तो कलकत्ता के एक इलाके का नाम दिया, मैं भूल गया इस वक्त, तो वहाँ जाके वो किताब लेके बैठ जाते थे। अच्छा, तो वो उनसे शिकायत करते थे, वो जो उनके असिस्टेंट थे। हाँ, अच्छा, नमाज के लिए जा रहे हो, वहाँ भी किताब लेके बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि भाई अब तुम्हें पढ़ना ही था किताब, तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, घर में पढ़ लेते। तो ये इस तरह का व्यक्तित्व था। पूरा जीवन उनका पढ़ने लिखने में ही गुजरा शुरू से। तो 15 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना अखबार निकालना शुरू किया, लिसानुल सिद्क के नाम से। 15 साल की उम्र में? हाँ, लिसानुल सिद्क मतलब वॉइस ऑफ ट्रूथ। तो ये 15 साल सच की आवाज़। हाँ, तो ये एक 15 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया, जो बहुत ही मतलब आमतौर से मिसाल के काम, आसान काम नहीं है जी। और जाहिर है कि इतनी कम उम्र में ये सब करने के बाद एक रेपुटेशन उन्होंने बनाई। बहुत सारे आर्टिकल्स और अखबारों में भी लिखा करते थे वो। अमृतसर का एक अखबार था, उसमें लिखते थे। वकील नाम से एक अखबार था, उसमें लिखते थे। लाहौर से कुछ अखबार निकलते थे, उसमें लिखते थे, उर्दू के बहुत सारे। तो ये एक स्कॉलर की रेपुटेशन उनकी इतनी कम उम्र से बन गई थी। और उसके बाद अल-इलाल और अल-बलाग वो तो सब बाद में निकाला उन्होंने, और बहुत सारे अखबारों से वो जुड़े रहे बाद में। अल-नदवा करके एक अखबार लखनऊ में से निकलता था, हमारे शिबली नुमानी जिनको वो अपना गुरु भी मानते थे, वो निकालते थे। उसका एडिटिंग भी किया उन्होंने कुछ दिन। तो ये एक पूरा जो उनकी एक्टिविटी है ज़िंदगी की, वो सब लिखाई पढ़ाई से ही जुड़ी रही। पहले पत्रकार के रूप में और फिर एज ए स्कॉलर और फिर नेशनल मूवमेंट में। फिर नेशनल मूवमेंट मतलब फिर बाद में वक्त फिर उनको लिखने पढ़ने का रहा ही नहीं। हाँ, तब जी। तो जो कुछ लिखा उन्होंने, मतलब वो 1930 में तर्जुमानुल कुरान। हाँ, मैं उस पर आ रहा था, उसी पर आ रहा था मैं सवाल पर। तर्जुमानुल कुरान यानी 3 खंडों में उन्होंने कुरान का इंटरप्रिटेशन किया था, और ये एक आलोचनात्मक विवरण था। यानी कुरान की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी बातें हैं, उसका एक ऑथेंटिक, एक आधिकारिक विवरण, एक ब्यौरा उन्होंने लिखा आलोचनात्मक दृष्टि से। कुरान के मामले में या जो इस्लाम की इशूज़ हैं, उसकी सारी बहस अधिकतर इंटरप्रिटेशन पर जाती है कि इसका ये तात्पर्य नहीं है, इसका ये आशय नहीं है। मौलाना आज़ाद का कुरान के इंटरप्रिटेशन की कोई 2 ऐसी बातें या 3 ऐसी बातें आप हमें बताएं जो नैरेटिव चलता है, जो मेजर इंटरप्रिटेशन है, उससे वो अलग है। यानी मौलाना एक अलग बात कह रहे हैं और जो अलहदा बात की जा रही है वो थोड़ी अलग है। ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुरान इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो ऐसा मज़हब है जो ये कहता है कि इस्लाम दुनिया के सब मज़हब से ऊपर है। अपना वर्चस्व स्थापित करने की बात करता है, बाकी मज़हबों को नीचे दिखाना, हीन समझता है। ये एक जनरली रेपुटेशन है, जो उस वक्त भी थी और आज भी कुछ लोग कहते हैं। तो मौलाना ने तर्जुमानुल कुरान में ये साफ कहने की कोशिश किया कि इस्लाम जो है वो बहुत सारे मज़हबों में एक मज़हब है। ये वो कुरान के आश्रय कह रहे हैं? हाँ, अच्छा। कहते भाई जैसे और मज़हब हैं, हिंदू धर्म है, जूडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, ऐसे इस्लाम भी एक मज़हब, ऐसी एक इस्लाम भी एक मज़हब है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो अच्छा सब मज़हब जो है वो आपको अच्छी रास्ते पर चलने की बात करते हैं जी। तरीक़ा अलग अलग है, लेकिन बात सब एक ही है। दूसरी चीज़ जो अहम है जो मौलाना ने कही, वो ये है कि दुनिया के सब मज़हब मोनोथीस्टिक हैं। मोनोथीस्टिक मतलब एक भगवान में विश्वास रखने वाले, सिर्फ एक ही है जो शक्ति है, परमात्मा एक क्रिएटर, एक बनाने वाला ना। अच्छा, हिंदू धर्म में देवी देवता बहुत सारे हैं, और मौलाना ने अपने उसमें ये लिखा कि देवी देवताओं का मतलब ये नहीं है कि हिंदू जो है वो ये नहीं मानता है कि बनाने वाला एक है, नहीं है। किसी भी आप हिंदू से पूछो वो यही कहेगा कि भगवान तो एक है। देवी देवता जो हैं वो कंसंट्रेशन के लिए हैं। आप इबादत आप करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन के लिए, आप डिवोशन के लिए, फोकस करने के लिए, उनका मकसद वो है। उसका मकसद ये नहीं है कि वो मल्टीपल गॉड्स हैं, भगवान तो एक ही है। तो उसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि रूप अलग अलग हैं, बस रूप नहीं। ये जो देवी देवता हैं ये तो सिर्फ आपको लोगों को
कंसंट्रेट करने के लिए, पूजा पाठ में आपको सामने मूर्ति रखी है तो आप फोकस करने के लिए। बाकी सब हिंदू मानते हैं भाई बनाने वाला तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, खुदा एक ही है, गॉड एक ही है। तो हर धर्म में कोई नहीं कहेगा कि 10 भगवान हैं, भगवान तो एक ही है। तो ये उन्होंने कोशिश किया बताने की कि मोनोथीज्म सब धर्मों में है, सब धर्म, ये एक नई बात थी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। उन्होंने सब धर्मों को की अच्छी सब चीज़ों को लेके एक तुलनात्मक अध्ययन किया। तो बहुत रिसर्च और सब सारे धर्मों की टेक्स्ट का उसमें फिर सब धर्म ही नहीं, उसमें जो धर्म के न मानने वाले नास्तिक लोग, जैसे बर्ट्रैंड रसल को भी कोट करते हैं। बर्ट्रैंड रसल तो जो धर्म विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक हैं। हाँ नास्तिक हैं, तो बर्ट्रैंड रसल को भी कोट करते हैं, उनकी सोच के बारे में बात करते हैं। जो नहीं करते जिस बात को, उसके बारे में मैंने लिखा है कि भाई मौलाना को फिलॉसफी, जैसे हमारे जो हिंदुस्तान के की जो चारवाक हैं, हमारे यहाँ जो एथिस्टिक फिलॉसफीज हैं, उनका जिक्र भी करना चाहिए था, वो नहीं किया। अच्छा, तो ये आलोचनात्मक विवरण भी है कि हिंदुस्तान में चारवाक या बाकी जो परंपरा का अध्ययन है उस पर टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी नहीं है, वो जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें छूटती हैं। वो तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ये कि हाँ मतलब एक होता तो अच्छा होता। तो ये एक तर्जुमान कुरान का जो पूरा एक 3 खंडों का अटेम्प्ट है, हाँ वो पूरे कुरान का नहीं कर पाए क्योंकि 18 सूरे ही कर पाए, आगे फिर उनको वक्त भी नहीं मिला। और जब 1930 में मेरठ की जेल में वो बंद थे, वहीं वो ख़त्म हुआ, जेल में ही। अब क्योंकि उसको करते वक्त ब्रिटिश सरकार ने उनको कई बार अरेस्ट किया और बहुत सारी चीज़ उनकी जो ये कमेंट्री थी जो लिख रहे थे वो, उसको जब्त किए कागज़। दो बार 3 बार मौलाना को लिखना पड़ा दोबारा। और बीच में ये भी लिखा है कहीं कि साहब जब दूसरी बार मेरे कागजात जब्त करके ले गई ब्रिटिश पुलिस, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं तीसरी बार कैसे शुरू करूं। अच्छा, क्योंकि लगातार डिस्टर्बेंस आ रहा है, 2 बार ले गए हैं। नहीं, एक ही चीज़ को आपने अगर लिख दिया तो आप दोबारा कैसे लिखेंगे उसको? बहुत सी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन वो उनकी क्योंकि मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो उन्होंने फिर उसको 2-3 बार के बाद भी फिर कोशिश की और फिर 18 पूरा तो कंप्लीट किया। अच्छा, तो ये इस तरह से मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास अब आ रहा हूँ कि हमने मौलाना आज़ाद की उनके राष्ट्रवाद के विचार को डिस्कस किया, उनके एजुकेशन के प्लान को डिस्कस किया। मैं थोड़ा इस सवाल को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर विभाजन के बाद जो उनकी स्पीच है वहाँ से लेकर के आज की डेट में साल 2023 में 21वीं सदी के दूसरे दशक में क्या रेलेवेंस या क्या इंपॉर्टेंस है मौलाना आज़ाद की, हमें क्यों पढ़ना या क्यों उन्हें जानना चाहिए? ये आज तो मतलब इतिहास में चाहे मौलाना हो या कोई और हो, या गांधी हो, जो भी लोग, भगत सिंह हो, किसी भी ले, इन सब लोगों के विचार ऐसे विचार हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप उनको पढ़ने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें वर्तमान और भविष्य के लिहाज से। वर्तमान के अच्छा, फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं वो सब बातें बड़ी ज्ञान की बता के गए, बहुत सी चीज़ें आज के 2023 में लागू नहीं होती, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जी जिनसे आप सबक सीख सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते क्योंकि आप पढ़ते नहीं। हाँ, आप उनकी कोई कदर भी नहीं है। और मैं मौलाना को अकेले नहीं मान रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वो सभी के साथ हुआ है। वो तो गांधी के साथ भी हुआ है, नेहरू के साथ भी तो बहुत ही रोज़ हो रहा है आजकल ख़ास तौर से। तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता कि मौलाना के साथ कुछ स्पेशल ज़्यादती है। वो हम आम तौर से अपने जो हमारे पूर्वज हैं, चाहे वो कोई भी हों, उनकी किसी बात को उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते जी, क्योंकि हम उनको पढ़ते नहीं। भगत सिंह को आप शहीद बना के छोड़ देते हैं, लेकिन भगत सिंह एक विचारक है, इस पर जोर नहीं देते, इस पहलू पर कम गौर। हाँ भाई, विचारक है वो, तो बहुत सारे आइडिया छोड़ के गया। उसकी जो विरासत है वो बौद्धिक विरासत है। क्या हम अपने आइडियल्स को सेलेक्ट करने में, उन्हें वेनेरेट, उनकी इज्जत करने में बहुत चूजी हो गए कि ये वाला सेक्शन मुझे ठीक लग रहा है? चूजी नहीं है, हम बहुत कन्वीनियंट हैं।
हम क्योंकि शहादत को सेलिब्रेट करना बड़ा आसान है जी 23 मार्च को आप फूल माला पहना दीजिए फोटो पर, बस ख़त्म हो गया, फिर अगले साल का वेट कीजिए। लेकिन अगर आप उनके विचारों पर जोर देंगे तो उन विचारों को अपनी ज़िंदगी में ढालना, उस तरह की ज़िंदगी जीना, उन विचारों को आगे बढ़ाना, वो तो वो बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है, वो तो चैलेंज है। थोड़ी पढ़ाई लिखाई चाहिए, तो वो थोड़ा क्या, जीवन चाहिए। उसको क्या करना है, इसीलिए आप नहीं करते हैं। तो उसमें मौलाना आज़ाद के साथ भी यही है। उनका इस्लाम, मुसलमान उनके इस्लाम को कौन मान रहा है? उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा को कौन समझने की कोशिश कर रहा है आज? जी, तो ज़रूरी है कि उनके विचारों को पढ़ा जाए, समझा जाए। मैं इस एपिसोड को रैप अप करूंगा उससे पहले हम एक शो करते हैं सर, किताबी बातें, जिसमें हम रोज़ एक किताब पिक करते हैं और उसके किस्से और उस तरह की चीज़ें बाँचते हैं। तो कोई 5 किताबें जो इन दिनों आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ चुके हो या आप पढ़ने की इच्छा रखते हो, जो हमारे दर्शकों को आप रिकमेंड करना चाहें, हिंदी, अंग्रेज़ी, किसी भी भाषा की कोई भी किताब। देखिए, एक तो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी किताब, वो तो अभी जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे, वो हमारे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, इश्तियाक अहमद साहब। अच्छा, इश्तियाक अहमद उनकी किताब है जिन्ना पर। जिन्ना, वो बड़ी मोटी 700-800 पेज की किताब है। ये पेंगुइन से जो रेड कलर की बुक आई है, वो किताब तो जिन्ना के नाम से है, जिन्ना पर है, लेकिन वो बहुत कुछ बताती है हमें, हमारे विभाजन की पूरी राजनीति को, हमारे उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, हमारी हिंदू मुस्लिम दोनों राजनीति जो सांप्रदायिकता हैं उनके बारे में, और नेहरू, पटेल, गांधी, इन सब के जो रोल है उस पर बड़ी अच्छी टिप्पणी और बड़ी डिटेल्ड सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, जो आमतौर से हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक किताब मैं अपनी भी बताऊंगा जो आपको सब लोगों को पढ़नी चाहिए, जो जिससे बहुत कुछ आप राष्ट्रवाद के बारे में सीख सकते हैं। जो एक एंथोलॉजी है, एक कलेक्शन है कुछ राष्ट्रवाद पर लेखों का। अच्छा। हमारे उस समय के 19वीं सदी से, लाइक माधव गोविंद रानडे और तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो, सरोजिनी नायडू और हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, पीसी रे, साइंटिस्ट, जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है, उसको मैंने इस्तेमाल किया। उन्होंने जो एक कॉन्वोकेशन एड्रेस में बोला था। और नेहरू, गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण तक बहुत सारे लोग हैं, मौलाना आज़ाद इंक्लूडेड, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. रॉय। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ राष्ट्रवाद पर कहने की कोशिश की, और आज के राष्ट्रवाद को समझने के लिए इन लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। और वो किताब इसलिए अच्छी है कि कन्वीनियंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने को आसानी से नहीं मिलती। तो ये इकट्ठी एक किताब में है, शॉर्ट में है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें एसेस आपको मिल जाएंगे। तो फिर एक हमारे एक और किताब अभी मैं पढ़ रहा था, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर पर। एक राठौर हैं, आकाश सिंह राठौर, हमने उनका किताब वाला किया है इस हमारे शो में है। वो भी एक इंटरेस्टिंग किताब है। हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग किताब है और उसको भी पढ़ना चाहिए। और फ्रॉम बर्थ टू महाड़, हाँ जी, तो वो इंटरेस्टिंग किताब है। फिर मैं ये चाहता हूँ कि लोग ओरिजिनल जो राइटिंग्स हैं उनको भी पढ़ें। हमारे जैसे लेखकों की, इतिहासकारों की किताबों को नहीं पढ़ें। वो अगर आप भगत सिंह को पढ़ना चाहते हैं या मौलाना आज़ाद को पढ़ना चाहते हैं या सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी अपनी राइटिंग्स पढ़िए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत कुछ लिख के गए। जी, आप मेरी इंटरप्रिटेशन से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप भगत सिंह की अपनी राइटिंग्स पढ़ें ना, सुभाष चंद्र बोस की अपने पढ़ें, जो उन्होंने खुद ने लिखा। हाँ जी। उसके बाद पढ़िए जो मैं लिख रहा हूँ। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई ओरिजिनल पढ़िए आप। थोड़ा धैर्य, थोड़ी अनुशासन चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया प्रोफेसर अबीब। देखना और सुनना पढ़ने का विकल्प कभी नहीं हो सकता। किताब वाला में ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये किताब थी मौलाना आज़ाद आ लाइफ। कोशिश यही रहती है, चाहे किताबी बातें हों, चाहे किताब वाला हो, कि आप खूब सारी किताबें पढ़ पाएँ। और एक यही रिक्वेस्ट कि हमारे जिस राजस्थान के जिस हिस्से से मैं आता हूँ, भरतपुर, उसमें कहावत है कि बादल देखकर घड़े नहीं फोड़े जाते। यानी
किताबों के बारे में जो आपको सूचनाएं मिलती हैं, उससे उसका अर्थ ये नहीं है कि उस किताब के बारे में और तफसील से जानने के लिए उस किताब को ख़रीदा या पढ़ा ना जाए। तो हम जो भी प्रोग्राम्स आपके लिए बनाते हैं उसमें आप बहुत सहयोग करते हैं, तो हमें किताबों के बारे में बताइए, कौन सी किताब हम पढ़ सकते हैं, और हमारी जो भी कमी पेशी है उस पर भी अपनी टिप्पणी ज़रूर रखिए। शुक्रिया प्रोफेसर रबीक, आप किताब वाला में आए। कैमरे के पीछे थे विजय, आप देख रहे हैं नीला लैंड टॉप। थैंक यू।